हेलो एवरीवन। आज का डेली न्यूज़ एनालिसिस 28 जनवरी 2026 का हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे प्रीलिम्स प्लस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक्स को कवर करते हैं। इन डेप्थ कवरेज करने की कोशिश होती है। ठीक, जो भी टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे उसको इन डेप्थ कवर करेंगे ताकि आपका प्री का भी जो पॉइंट है वो भी मिस ना हो और मेंस के लिए भी हमारे पास धीरे धीरे जो है कंटेंट अवेलेबल होता रहे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड आज के पहले टॉपिक से। आज का जो पहला टॉपिक है वो इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन के बीच का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो है वो साइन हो चुका है। पीआईबी से उठाया हुआ न्यूज़ है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है, यूरोपियन यूनियन क्या है, ये पहले हम लोग जानेंगे। उसके बाद ही हम लोग समझ पाएंगे कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में यहाँ किस किस चीज़ों के बारे में बात हुई है। तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट से पहले ईयू जानते हैं। यूरोप एक्चुअली जो कॉन्टिनेंट है यूरोप, उसमें ऑलमोस्ट 44 कंट्रीज हैं। कहीं कहीं नंबर वेरी करता है बेस्ड ऑन कि कुछ कंट्रीज अपने आप को अलग मानती है जिस कंट्री में अभी वो फॉल कर रही है। लेट्स सपोज कोसोवो है, वो किसी कंट्री में फॉल कर रहा है बट वो अपने आप को अलग करने की कोशिश करता है या कुछ, तो वो बेस्ड ऑन दिस। बट ओवरऑल आप 44 कंट्रीज आप मान के चलो। इस 44 कंट्रीज, यूरोप के इन 44 कंट्रीज में से 27 कंट्रीज हैं जो कि यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। क्या है यूरोपियन यूनियन? इट इज एन इकोनॉमिक यूनियन। इकोनॉमिक यूनियन क्या होता है? इकोनॉमिक यूनियन वो है कि कुछ कंट्रीज एक ब्लॉक की तरह आती हैं, ठीक है, एंड दे डिसाइड कि उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी होगी, उनका जो कस्टम होगा, कस्टम्स जो टैक्स लगता है, बाहर से कोई प्रोडक्ट आता है अगर, तो उसके ऊपर जो है कस्टम्स ड्यूटी लगता है, ठीक या फिर एक्सपोर्ट में जो ड्यूटी लगेगी ये भी, तो ये लोग ये कि इनकी पॉलिसी कस्टम को लेकर के क्या होगी, कस्टम्स पे कितना टैक्स होगा, उसके अलावा कि इकोनॉमिक पॉलिसी, ब्रॉड इकोनॉमिक पॉलिसी चीज़ों पे क्या होगी, ये एज अ ब्लॉक काम करते हैं। ठीक है, कि ये जो 27 मेंबर कंट्रीज हैं इनकी जो पॉलिसी होगी वो एक एक तरीके की होगी पॉलिसी। ठीक है, तो ये यूरोपियन यूनियन जो है एक तरीके का इकोनॉमिक यूनियन है। 27 मेंबर कंट्रीज हैं इसमें। तो ये एज अ ब्लॉक, यूरोपियन यूनियन एज अ ब्लॉक एंड इंडिया ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को साइन किया है। ये जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है ऑलमोस्ट 20 ईयर्स से पेंडिंग था ये, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये फाइनली। ये बहुत दिन से एंड काफी इंपॉर्टेंट था बिकॉज इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक, एंड ईयू एज अ ब्लॉक इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट जीडीपी। ठीक है, जीडीपी टर्म्स में हम लोग देखेंगे तो ये है, इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट है और यूरोपियन यूनियन जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट है। इन दोनों ने मिल करके अब फाइनली एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को साइन किया है। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट क्या होता है? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होता है कि जो इन दोनों के बीच में, इंडिया और ईयू के बीच में जो टोटल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा होगा ना, इसके इस पे जो टैरिफ है, जो इस पे टैक्स लगता है, अगर कोई चीज इंडिया में आ रही है यूरोप से, ठीक है, तो उसके ऊपर कस्टम्स लगता है, कस्टम्स टैक्स। ठीक, और इस टैक्स को कितना कम से कम रखा जा सके या फिर जीरो रखा जा सके। ओके, तो ये चीज होता है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। मैं थोड़ा रब कर लेता हूं इसको। ओके, यस, तो ये फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होता है कि दो कंट्री के बीच में जो भी प्रोडक्ट्स, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड हो रहा है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड हो रहा है, उस पर टैरिफ कितना कम से कम रखा जा सके, कितना कम से कम रखा जा सके या फिर जीरो ही रखा जाए। ठीक है, इसे फ्री ट्रेड, इसलिए आप देखो कि फ्री, फ्री का मतलब जो टैरिफ लग रहा है वो बहुत कम है, ठीक है, एंड ट्रेड अग्रीमेंट, ये है इसका मतलब। तो अभी इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट को साइन किया है। इंडिया का फ्री ट्रेड अग्रीमेंट और भी बहुत सारी कंट्रीज के साथ है बट अभी हम लोगों ने यूरोपियन यूनियन के साथ किया है। ओके, देखते हैं कि ये जो डील साइन हुई है इसके फीचर्स क्या है। ओके, इंडिया कंक्लूजन ऑफ द लॉन्ग अवेटेड, मैंने बताया एफटीए कहाँ पे हुआ, 16th इंडिया ईयू समिट, अभी न्यू दिल्ली में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। 16th इंडिया ईयू समिट कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ। ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हम लोगों ने ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील जो है वो साइन किया है। फीचर्स क्या है इस डील के, ये जानते हैं। ऑलमोस्ट जो यूरोप, यूरोपियन यूनियन एंड यहाँ इंडिया है, ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन से इंडिया जो भी, यूरोपियन यूनियन से जो भी प्रोडक्ट इंडिया में आ रहा है और इंडिया से जो यूरोपियन यूनियन में प्रोडक्ट जा रहा है, उसके ऊपर आप ऑलमोस्ट मान के चलो कि ऑलमोस्ट 95% का जो टैरिफ रिडक्शन है, ठीक है,
टैरिफ का रिडक्शन है, और ये है पहली चीज़, ठीक है, कि टैरिफ का रिडक्शन, ऑलमोस्ट टैरिफ का रिडक्शन या फिर जीरो टैरिफ के आसपास रखा गया है। कितने के ऊपर? ऑलमोस्ट इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो भी ट्रेड करते हैं एक दूसरे के साथ, उसके 95 to 97% ऑफ दी प्रोडक्ट जो है उसके ऊपर जो है टैरिफ को जीरो या फिर बहुत ही कम कर दिया गया है। खास करके इंडिया के लिए बेनिफिट क्या है कि जो की लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, हम लोग जानते हैं हमारा जो पॉपुलेशन है इंडिया का वो बहुत ज़्यादा है, तो वो सारे सेक्टर्स जो कि लेबर इंटेंसिव है, जिसमें लेबर्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है, अगर इसका एक्सेस, अगर यहाँ से जो प्रोडक्ट, लेट्स सपोज कि जो कॉटन फैब्रिक, कॉटन क्लोथ्स जो है, ठीक है, वो काफ़ी लेदर इंडस्ट्री, सॉरी, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, ठीक है। इसी तरीके से और भी सेक्टर्स हैं लाइक टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, ये सारे में, ये जो सारी सेक्टर्स है ना, इसमें जो लेबर एम्प्लॉय करना होता है वो ज़्यादा होता है। वो इंडिया के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि हमारे पास सरप्लस लेबर है, जो हमारी डेमोग्राफी है, मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो यंग पॉपुलेशन है, तो जितने ज़्यादा इन सेक्टर्स को बढ़ावा मिलेगा जो कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं, तो उसमें इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगा। ये कब होगा जॉब मिलना? जब इन सारे इंडस्ट्रीज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत खरीदे जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर इन प्रोडक्ट्स को एक्सेस मिल जाए, अगर इन प्रोडक्ट्स को एक्सेस मिल जाए यूरोपियन यूनियन में, उनकी मार्केट में, यूरोप में, मान लो जो इंडिया की कोई प्रोडक्ट है, इंडिया की कोई कंपनी है, लेट्स सपोज कंपनी है मामा अर्थ, ओके, इंडियन कंपनी है, और अगर इसको एक्सेस मिल जाए फ्रांस में, तो फ्रांस में अगर लॉरियल ब्रांड, जो पेरिस, लॉरियल पेरिस वो क्लेम करते हैं, ठीक, तो ना, नॉट जस्ट कि लॉरियल वाली जो कंपनी है और इसके प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो इंडियन कंपनी है, ठीक है, इसके भी प्रोडक्ट्स जो है वहाँ पे मिलेंगे, तो इससे क्या होगा? जॉब जनरेट होगा। तो इंडिया के लिए बेहतर ये हुआ है कि जो की लेबर इंडस्ट्री इंटेंसिव सेक्टर है लाइक टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, उनको इमीडिएट बेसिस पे जीरो ड्यूटी एंट्री मिला है, जैसे मैंने कहा था कि जीरो ड्यूटी पे मिला है इन लोगों को, इनको, ठीक है, मतलब उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, ओके। जो कस्टम्स का टैक्स है वो टैक्स वहां पे नहीं लगेगा। इससे क्या होगा? जो प्रोडक्ट होगा वो सस्ता होगा, क्योंकि टैरिफ जो है वो उस पर लगा नहीं है, जो टैरिफ है तो वो लगा नहीं है, तो वो प्रोडक्ट सस्ता होगा, तो इंडियन जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है उसको फायदा होगा, और लेबर इंटेंसिव सेक्टर को फायदा होगा तो इंडिया में जॉब क्रिएट्स होगा, जॉब क्रिएशन होगा और इकोनॉमी जो है इंडिया की बूस्ट करेगी, ठीक है। तो ये था कि की लेबर इंटेंसिव सेक्टर का ध्यान रखा गया है। 95 to 97% ऑफ द प्रोडक्ट, एग्जैक्ट नंबर आपको जानने की जरूरत नहीं है, 95 to 97% ऑफ द प्रोडक्ट्स जो है उसको जीरो टैरिफ पे लाया गया, या फिर काफ़ी बहुत ही कम मिनिमल टैरिफ पे एंट्री दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा प्रॉब्लम क्या था? ये जो डील है ये 20 ईयर्स या उससे ज़्यादा से क्यों जो है ये पेंडिंग थी ये डील? उसका रीज़न ये है कि यूरोपियन कंपनीज वो बहुत पुरानी कंपनीज है, सो दे हैव द एडवांटेज। और उनको क्या एडवांटेज है? जो उनके पास एडवांटेज है वो ये है कि वो बहुत दिन से फंक्शन कर रहे हैं, तो उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, ठीक है, उनकी इकोनॉमी ऑफ स्केल बहुत अच्छी है, मतलब वो बहुत मास में प्रोड्यूस कर रहे हैं चीज़ों को। इस कारण क्या है? जो उनका प्रोडक्ट का कॉस्ट है वो बहुत कम है, ठीक है, कॉस्ट बहुत कम है रिलेटिवली। अगर ये प्रोडक्ट्स को इंडिया में एंट्री दे दी जाए, इंडिया में एंट्री दे दी जाए बिना सोचे हुए, बिना किसी सेफगार्ड के इंडिया में एंट्री दी जाए, तो जो इंडिया की कंपनीज है उनको घाटा होगा, ठीक है, एंड दैट इज नॉट गुड। फिर हमारे जॉब का क्या होगा? अगर यूरोप की सारी कंट्रीज, सारी कंपनीज को, ठीक है, अगर इंडिया में अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस दे दी जाए तो क्या होगा? सारे का सारा जो बाहर के प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में आ जाएंगे और इंडियन कंपनीज ग्रो नहीं करेगी। दैट मीन्स कि इंडिया में जॉब क्रिएशन नहीं होगा, दैट मीन्स इंडिया की इकोनॉमी भी बूस्ट नहीं करेगी, ठीक। तो जो ऐसे सेक्टर्स हैं ना इंडिया के जो कि रिलेटिवली अंडर डेवलप्ड है, उसको सेफगार्ड करना होता है, और उसको सेफगार्ड गवर्नमेंट कर रही थी आज तक। एंड मोर सो जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, एंड डेयरी सेक्टर है, इसको गवर्नमेंट, एग्री एंड एलाइड सेक्टर एंड डेयरी सेक्टर, इसको गवर्नमेंट हमेशा प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है। क्यों? बिकॉज एग्रीकल्चर फार्मर्स ऐसे ही बहुत पुअर हैं इंडिया में, ठीक है, डेयरी फार्मर्स ये भी बहुत पुअर है इंडिया में। अगर बाहर के प्रोडक्ट्स आने लगे तो इनकी कंडीशन और भी खराब हो जाएगी, एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट कि इनको भी सेफ गार्ड करें। इसीलिए ये डील आज तक नहीं हो रहा था। और भी रीजंस कि डील क्यों नहीं हो रहा था, और उस पर भी हम लोग बात करेंगे लास्ट में, मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात करेंगे तो वो भी बात करेंगे। यहाँ समझाने के लिए मैंने, क्योंकि आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि सेंसिटिव सेक्टर्स क्या थे और इसको कैसे सेफ गार्ड किया जा रहा है। डील तभी
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया जब इन सेक्टर्स को सेफगार्ड किया जा रहा है, इंक्लूडिंग जैसे मैंने बताया डेयरी, सीरियल्स, पोल्ट्री, सोय मिल एंड सर्टेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। जैसे मैंने बोला था कि एग्री, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, ठीक है, डेयरी, दीज आर वेरी फ्रेजाइल सेक्टर्स, ठीक है, इनको बचाना, सेफगार्ड करना इंडिया की ड्यूटी थी और अभी इसका ध्यान रखा गया है, ठीक है। सो वी आर ट्राइंग टू सेफगार्ड दी सेंसिटिव सेक्टर्स आल्सो। या आगे देखते हैं फीचर्स क्या क्या है, ठीक है। प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल्स की बात हुई है कि सेल्फ सर्टिफिकेशन होगा। प्रोडक्ट स्पेसिफिक रूल्स क्या है कि हर प्रोडक्ट के लिए जो है एक रूल बनाया गया, एक काइंड ऑफ प्रोडक्ट। लेट्स सपोज कि जो प्रोडक्ट है, मान लो आप एग्री के ही प्रोडक्ट है कुछ, ठीक है, तो इसका सर्टिफिकेशन कैसे होना है, कैसे माना जाएगा कि जो प्रोडक्ट है वो अच्छा है, क्वालिटी है, सब कुछ है। तो ये सेल्फ सर्टिफिकेशन के बेसिस पे है कि अगर इंडिया का कोई प्रोडक्ट यूरोप में, यूरोपियन यूनियन में जा रहा है, या फिर यूरोपियन यूनियन की जो 27 कंट्रीज है उनका प्रोडक्ट अगर इंडिया में आ रहा है, तो क्या ये सेल्फ सर्टिफिकेट जो कंपनी उसको भेज रही होगी, जैसे मैंने मामा अर्थ का एग्जांपल लिया था, या फिर कोई भी कंपनी XYZ कोई भी कंपनी, ठीक है, ये जो प्रोडक्ट भेजेगी तो ये सेल्फ सर्टिफाई करेगी कि यस, जो मेरा प्रोडक्ट है वो सारे क्वालिटी गाइडलाइंस को फॉलो करता है। सेल्फ सर्टिफिकेशन करते हैं। इससे फायदा क्या होता है कि टाइम बचता है। अगर यूरोपियन यूनियन का प्रोडक्ट इंडिया में आ रहा हो या फिर इंडिया का प्रोडक्ट यूरोपियन यूनियन में जा रहा हो तो प्रॉब्लम क्या हो। और अगर सेल्फ सर्टिफिकेशन ना हो तो हर बार जब प्रोडक्ट कस्टम के पास आएगा, जब इंडिया का प्रोडक्ट मान लो अगर यूरोपियन यूनियन पहुंचा, तो वहां पे क्वालिटी चेक करना पड़ेगा, हर बार क्वालिटी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, वेस्टेज ऑफ टाइम बहुत ज्यादा है, आप इकोनॉमी में ग्रो नहीं कर पाओगे इस तरीके से, ठीक। तो एक लीप ऑफ फेथ की का स्कीम होता है सेल्फ सर्टिफिकेशन में कि सेल्फ सर्टिफाई की जाती है। हालांकि दैट डज नॉट मीन कि बिल्कुल कुछ चेक नहीं होगा, कुछ सैंपल्स को रैंडमली चेक किया जाता है। इफ दैट पास तो माना जाता है कि ओके ठीक है, ये ठीक होगा। अनलेस एंड अदरवाइज कोई कंप्लेन कर दे कि जो प्रोडक्ट आया है इंडिया से यूरोपियन यूनियन में या फिर यूरोपियन यूनियन से इंडिया में, कोई कंप्लेन करे कि वो जो है क्वालिटी गाइडलाइंस को नहीं फॉलो किया गया है, तो फिर उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। बट अदरवाइज नॉर्मली सेल्फ सर्टिफिकेशन करते हैं क्या, ठीक है, ओके। MSMEs जो है ना, हमारी जो छोटी इंडस्ट्रीज है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये जो इंडस्ट्रीज है ना, इनको ग्रो कराना इंडिया की जिम्मेदारी है। ओके, रिलायंस अब एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है तो वो खुद का ध्यान रख सकती है, बट MSMEs का हैंड होल्डिंग जो है वो इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनको अगर इंडिया की MSMEs को बचाना है और इनके प्रोडक्ट्स को यूरोपियन यूनियन तक भी पहुंचा है, तो इनको एक ट्रांजिशन पीरियड भी दिया गया है। ट्रांजिशन पीरियड एज इन कि हर चीज में एक लीव दिया गया है, ठीक है, कि आप जो है इस चीज के ऊपर इतने दिन में काम कर लेंगे, उस चीज के ऊपर इतने दिन में काम कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो फीचर्स है वो है टैकलिंग नॉन टैरिफ बैरियर। क्या होता है टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर, थोड़ा सा देखते हैं। ओके, लेट मी रब इट थोड़ा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि आपके मेंस में भी इस पे से क्वेश्चन आए, ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं कि जो ट्रेड होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बॉडी है, ये इंटरनेशनल लेवल पे एक कंट्री ए दूसरी कंट्री बी है, इन दोनों के ट्रेड को रेगुलेट करने की कोशिश करती है कि ट्रेड जो है वो फेयर ट्रेड हो, फ्री ट्रेड हो, इस तरीके से ट्रेड हो, अच्छा ट्रेड हो, ठीक है, ओपन ट्रेड हो, ओके। तो ये करने की कोशिश करती है। तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये कहती है कि इन ऑर्डर कि ट्रेड अच्छे से अच्छा हो सके, इसके लिए बैरियर्स कम से कम होने चाहिए ट्रेड में, ठीक है, बैरियर्स कम से कम होने चाहिए। बैरियर्स किस किस तरीके का होता है, एक होता है प्राइस बेस्ड, ठीक है, कि मान लो कि इंडिया में कोई प्रोडक्ट आ रहा है यूरोपियन यूनियन से और इंडिया ने इसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी लगा दिया है 1000% का, लेट्स सपोज, ठीक है। तो ये इतना हाई टैक्स है कि वो प्रोडक्ट इंडिया में जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएगी, ओके, वो सस्टेन नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये एक बैरियर है ट्रेड में, ओके। दूसरे तरीके का बैरियर क्या होता है कि जो कंट्री है वो टैरिफ तो बहुत ज्यादा नहीं लगा रही, टैक्स तो बहुत ज्यादा नहीं लगा रही, बट उसके अलावा नॉन टैरिफ काइंड ऑफ बैरियर्स क्रिएट कर रखा है, ठीक है। जैसे कि बहुत ही हाई लेवल का स्टैंडर्ड का, बहुत हाई स्टैंडर्ड का क्वालिटी चेक अगर बोला जा सके,
ठीक है, इसको हम लोग सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर कहते हैं, एसपीएस मेजर कहते हैं। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर एक बार हुआ था कि जो अल्फांसो मैंगो है इंडिया का, वो यूरोप एंड यूएसए कहीं पहुंचा, तो वहां से उसको वापस लौटा दिया गया था, बिकॉज कि वो कह रहे थे कि पेस्टिसाइड का जो जो इसमें क्वांटिटी है, जो पेस्टिसाइड छिड़का गया है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये एक तरीके का सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी, फाइटो का मतलब प्लांट बेस्ड। ठीक है, तो प्लांट पे अगर आप फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा यूज़ कर दो, ठीक है, तो वो पास नहीं होगा। तो ये स्टैंडर्ड्स होना इंपॉर्टेंट है, बट अगर इन स्टैंडर्ड्स को बहुत ही ज़्यादा हाई रखा जाए, ठीक है, तो फिर ये जो है एक तरीके का बैरियर है। तो बैरियर टू ट्रेड क्या होता है, कितने तरीके का, टैरिफ बैरियर होता है और नॉन टैरिफ बैरियर होता है। नॉन टैरिफ बैरियर में एक बैरियर जो है ना वो सैनिटरी एंड फाइटो सैनिटरी मेजर है। क्यों हम लोग इसको जान रहे हैं, बिकॉज इट वॉज वन ऑफ द रीजन ये डील इतने दिन से अटका हुआ था। ठीक है, जो यूरोपियन यूनियन है उनके जो एसपीएस मेजर्स हैं वो बहुत हाई है। ओके, ठीक है, तो जो फीचर है अभी के डील का, इट टैकल्स दी नॉन टैरिफ बैरियर, जो कि बहुत ज्यादा था और इंडियन प्रोडक्ट्स को यूरोपियन यूनियन में जाने में प्रॉब्लम हो रहा था यूरोप में। ठीक है, तो इट रेगुलेटरी कोऑपरेशन करना चाह रहे हैं, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी एंड स्ट्रीमलाइन दी एसपीएस मेजर जो मैंने बताया। ओके, और टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड। ओके, ठीक है, टेक्निकल बैरियर्स और भी तरीके का बैरियर है, हम लोग कभी पढ़ेंगे तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, सर्विस एंड मोबिलिटी के बारे में भी जानते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस कारण भी जो दोनों ब्लॉक के बीच में, इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन के ब्लॉक में जो आज तक डील रुकी हुई थी, उसका एक मेजर रीज़न ये भी था, बिकॉज इंडिया इज़ अ सर्विस बेस्ड कंट्री। ओके, जो यहाँ पे इंजीनियर्स हैं और भी सर्विसेज इंडस्ट्री है वो काफ़ी फ्लरिशिंग है, और इंडिया हमेशा चाहता है कि जो सर्विसेज इंडस्ट्री है, जो सर्विसेज के जो लोग हैं और सर्विसेज इंडस्ट्री हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेस मिले। क्यों, लेट्स सपोज कि हमारे यहाँ इंजीनियर्स बहुत हैं, ठीक है, एंड दे आर वर्किंग इन यूरोप, बट अगर यूरोप में उनकी एंट्री मुश्किल हो जाए, वीज़ा के कारण या किसी कारण मुश्किल हो जाए, तो इंडियन जो जो इंडियंस है वो वहाँ जा करके काम करने में उनको दिक्कत होगी। तो डील में इंडिया चाहता है कि सर्विसेज सेक्टर का ध्यान रखा जाए, कि ज़्यादा से ज़्यादा, नॉट जस्ट गुड्स का। सी, गुड्स में इंडिया रिलेटिवली इतना अच्छा नहीं है, बट सर्विसेज में वी आउट परफॉर्म। सर्विसेज सेक्टर टर्शरी सेक्टर में आता है, और टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में हमारे ऑलमोस्ट 55% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है, सर्विसेज सेक्टर अकेला करता है। जो सेकेंडरी सेक्टर है ना, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग आता है और भी चीजें आती है, इसका कंट्रीब्यूशन अराउंड 28% है ओनली। तो जो सर्विसेज सेक्टर है वो डबल है, इसका 2x है। ओके, तो हम लोग हमेशा चाहते हैं कि जो सर्विसेज सेक्टर है इंडिया का वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो मैन पावर है वो बहुत ज़्यादा है इसको लेकर के, एंड हमारी सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं। ओके, जो हेल्थ है, बैंकिंग है, आईटी है, सारा का सारा। तो इस डील में सर्विसेज को भी अच्छा अच्छा एक्सेस दिया गया, नॉट जस्ट गुड्स को। ठीक है, मोबिलिटी, मोबिलिटी किसका, जो लेट्स सपोज जो भी प्रोफेशनल्स हैं, जो भी प्रोफेशनल, कोई हेल्थ प्रोफेशनल, कोई डॉक्टर है, नर्स हैं, वो इंडिया के बहुत अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, तो इनकी मोबिलिटी बहुत अच्छे से हो सके, वो इजीली यूरोप में जाएं और काम कर सकें यूरोपियन यूनियन में। ठीक है, इंजीनियर से मान लो आप, तो इस तरीके के जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी मोबिलिटी अच्छे से अच्छी हो सके। ठीक है, उसके ऊपर कोई बैरियर ना रखा जाए कि वीज़ा देने में ही बहुत मुश्किल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यूएस में हो रहा है। ओके, वहाँ H1B वीज़ा का बहुत इशू रहता है। ठीक, ये जो हाई क्लास वीज़ा है, जो कि जो टेक्निकल लोगों को दिया जाता है, मोस्टली इंडिया के इंजीनियर्स को, इन इसका जो स्टैंडर्ड है इसको बहुत हाई कर दिया गया है। ओके, तो इसके कारण क्या प्रॉब्लम हो रहा है, इसके कारण प्रॉब्लम ये है कि इंडियन इंजीनियर्स अब यूएस जाने में उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। सेम चीज़ यूरोप में भी कुछ चल रहा था, इसीलिए इस मोबिलिटी को भी ईज किया गया है। ओके, ये आप पढ़ लेना, इसी बारे में बता। Ease of mobility, easy movement of employees of Indian corporates, business entities and independent professional, जैसे मैंने बताया मोबिलिटी के बारे में। ओके, इसके अलावा ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सस्टेनेबिलिटी एंड सीबैम। सीबैम क्या है कि लेट्स सपोज यूरोप में मैंने जैसे बताया कि वहाँ की जो कंट्रीज हैं, ठीक है, वो बहुत पहले से फंक्शन कर रही हैं, तो उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, प्लस वो लोग ज़्यादा ग्रीन टेक की तरफ जा रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हो, ग्रीन टेक्नोलॉजी लाइक जैसे मान लो आप रेन्यूएबल एनर्जी और सारी टेक्नोलॉजी जो कि कम कार्बन एमिशन करती है। ठीक, तो यूरोप चाहता है कि उनकी कंट्री में जो भी प्रोडक्ट बाहर से आए, लेट्स सपोज इंडिया से कोई प्रोडक्ट आता है या बांग्लादेश से कोई प्रोडक्ट जाता है, तो वो कम से कम जो है वो कम से कम कार्बन एमिशन करे, इसको ये करे। बट इंडिया के पास जो जो इंडियन
कंपनीज है, लेट्स सपोज कोई स्टील की कंपनी है, उनका टेक उतना सोफिस्टिकेटेड नहीं है। उस कारण क्या है, वो थोड़ा कार्बन जो एमिशन है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। इस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी पुरानी है, तो इंडिया से जो स्टील आएगा वो सस्ता होगा, वो जो है वो चीप होगा। और जो यूरोप नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है उसके ऊपर उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है, ठीक है। तो उनका जो स्टील होगा, उनका जो होम ग्रोन स्टील होगा वो महंगा होगा। तो वो लोग एक टैरिफ लगा देते हैं दोनों को बराबर करने के लिए, उसको हम लोग कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म कहते हैं, CBAM। इसके कारण प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, इसके कारण प्रॉब्लम क्या है कि जो इंडिया से मान लो स्टील जा रहा है, ठीक है, उसका जो रेट है वो हाई हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपने बॉर्डर पे एक CBAM टैक्स लगा दिया है, ठीक। ये क्यों लगा है? क्योंकि क्योंकि यूरोप को लग रहा है कि जो इंडिया से आ रही स्टील है वो कार्बन का एमिशन ज़्यादा करती है, ठीक है। ओके, तो ये है, इसका भी ध्यान रखा गया है कि इसके लिए भी एक ट्रांजिशनरी पीरियड दिया गया है। जो MSMEs कंपनी है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इनको हैंड होल्ड करने की ज़रूरत है, इनको टेक टेक के लिए हैंड होल्ड किया जाएगा। प्लस इनको एक ट्रांजिशनरी पीरियड भी दिया जाएगा, कि इनको थोड़ा टाइम दिया जाएगा ताकि ये नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकें। ओके, ठीक है, इसका भी ध्यान रखा गया। इसके अलावा जो एक मेजर एक रीज़न पहले था कि जो ऑटो जो जो यूरोप है, लेट्स सपोज यूरोप में जर्मनी है, इज फेमस फॉर कार्स। जर्मनी कार्स के लिए फेमस है, जो भी BMW है, मर्सिडीज है, ओके, ये काफ़ी फेमस। तो और इंडिया का जो ऑटो इंडस्ट्री था, लाइक महिंद्रा है, टाटा है, ये सारे कार बनाते हैं, ठीक है, ये सारे लोग कार बनाते हैं इंडिया में भी। तो जो पहले ये इंडस्ट्रीज थी ना, टाटा की, महिंद्रा की, जो कार बना रही है, वो इतनी डेवलप्ड नहीं थी। ओके, तो इनको प्रोटेक्ट करने की भी ज़रूरत थी, तो इसको इस कारण हम लोग जो यूरोप से कार्स आ रही थी उसके ऊपर जो टैरिफ था वो बहुत ज़्यादा था, ऑलमोस्ट 110% का था। इंडिया ने कंसिडर किया है कि हाँ ठीक है, इसको हम लोग कम करेंगे, और कम करके 10% के आसपास ला रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया इस चीज़ में यूरोप को एक फ़ायदा दे रहा है कि जो टैरिफ है वो 110% से ऑलमोस्ट 10% पे ला दिया गया है। ओके, तो काफ़ी लाइक काफ़ी काफ़ी कम किया गया है इस टैरिफ को। तो एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या इस इनके फीचर्स में पढ़ा है। कि मार्केट एक्सेस, ऑलमोस्ट 95% प्रोडक्ट को मार्केट एक्सेस मिल गया। लेबर इंटेंसिव सेक्टर जो इंडिया के लिए बेनिफिशियल है, उसका ध्यान रखा गया है। सेंसिटिव सेक्टर्स जो एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर्स हैं, ठीक है, लेबर इंटेंसिव सेक्टर अलग है, ठीक है। उसके अलावा सेंसिटिव सेक्टर्स है इंडिया में, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर एंड डेयरी इंडिया के सेंसिटिव सेक्टर्स है, इनका ध्यान रखा गया है, ठीक है। ओके, उसके बाद सेल्फ सर्टिफिकेशन का क्लॉज लाया गया है। नॉन टैरिफ बैरियर्स टू दी ट्रेड को कम किया गया है, ताकि इंडिया के ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूरोपियन मार्केट्स में जा सकें। सर्विसेज हमारी बहुत अच्छी हैं, तो उसका ध्यान रखा गया है। मोबिलिटी ऑफ द प्रोफेशनल, IT प्रोफेशनल्स, हेल्थ प्रोफेशनल, जो भी सर्विस प्रोफेशनल्स हैं उनका ध्यान रखा गया है। ईज ऑफ मोबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड CBAM के बारे में बात की गई है। उसके अलावा जो ऑटो इंडस्ट्री है यूरोप की, उस पर जो हाई चार्ज इंडिया लगा रहा था, ऑलमोस्ट 110% का एवरेज, उसको कम करके 10% के आसपास पे लाया गया है, ठीक है। ओके, ये डील क्यों नहीं हो रही थी और अभी भी क्या क्या कुछ कुछ चैलेंजेस हैं, अभी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉन टैरिफ बैरियर्स जो मैंने आपको बताया, ठीक है, इस पर अच्छे से काम अभी भी होने की ज़रूरत है। रेगुलेटरी अलाइनमेंट, सी दोनों कंट्री का जो रूल्स है ना कुछ चीज़ों पे, उसको लेकर के बहुत दिन से प्रॉब्लम था, ठीक है, कि दोनों के जो रूल है वो सिंक नहीं कर रहे थे। किस किस चीज़ पे? डिजिटल ट्रेड को लेकर के, डेटा प्रिवेसी को लेकर के। जो यूरोप में डेटा प्रिवेसी के लॉज हैं, और वो चाहते हैं कि जो भी इंडिया में कोई भी सर्विसेज यूज़ हो, तो उसमें जो डेटा हो, ठीक है, उसका वो डेटा जो है वो यूरोप में स्टोर हो, यूरोप में भी स्टोर हो। बट इतने इंडियंस का डेटा अगर यूरोप में जाएगा तो ये हमारे प्रिवेसी का प्रॉब्लम होगा, ठीक है, प्रिवेसी का वायलेशन होगा, तो आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का भी वायलेशन होगा। तो इसके कारण भी प्रॉब्लम चल रहा था, AI को लेकर के प्रॉब्लम चल रहा है कि उस पर रूल्स कैसे बनेंगे, ठीक है। तो ये अभी भी है, इस पे भी अच्छे से काम होना है। बैरियर्स ऑफ द ट्रेड पे काम होना है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, सी यूरोप को लगता है, यूरोप और USA हमेशा, और कंट्रीज जो वेस्ट की हैं वो क्लेम करती हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके पास अगर कोई प्रोडक्ट जाता है तो वो उसका रिवर्स इंजीनियरिंग कर लेते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, और रिवर्स इंजीनियरिंग करके जो उनकी टेक्नोलॉजी है उसको कहीं ना कहीं यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी लेकर के प्रॉब्लम था, ठीक है।
उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। डेटा एक्सप्लोजरी खास करके जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ना, जो दवा बनाती है उसमें भी उसमें था। सीबीएम कॉम्प्लाइंस को लेकर के प्रॉब्लम था, कॉम्प्लाइंस को लेकर के डोमेस्टिक सेंसिटिविटी, और जैसे मैंने बताया था कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको लेकर के भी था। ठीक, ये चैलेंजेस हैं आपको। एडवांटेज क्या है? एक्सपोर्ट, इंडिया को एक एक्सपोर्ट मार्केट मिल जाएगा। आप सोचो यूरोपियन यूनियन ऑलमोस्ट 27 कंट्रीज हैं, ठीक है, इतने लोग रह रहे हैं और इतने लोग पोटेंशियल है कि वो इंडिया के भी प्रोडक्ट्स को यूज़ करें, तो एक्सपोर्ट हमारा बहुत बढ़ जाएगा। ठीक है, टैलेंट हब, इंडिया के जितने भी इंजीनियर्स हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं और सारे के सारे प्रोफेशनल्स हैं, उनको जो है कि एक एक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ जाके कमा सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन, ओके, रिड्यूसिंग ट्रेड डिपेंडेंसी ऑन द यूएस एंड चाइना अमिड ग्लोबल जियोपॉलिटिकल शिफ्ट। ये भी है कि अभी अगर इंडिया का सारा ट्रेड, मैक्सिमम ट्रेड यूएस और चाइना की तरफ हो रहा है, ठीक है, एंड लेट्स सपोज कि ये दोनों वॉर पे आ जाए, लेट्स सपोज, ठीक है, तो जो हमारा तो जो ट्रेड है वो डिसरप्ट हो जाएगा क्योंकि ये दोनों वॉर कर रहे हैं। तो फिर हमारे एक्सपोर्ट का क्या होगा, हमारे जॉब्स का क्या होगा? तो इसलिए ट्रेड को डाइवर्सिफाई करना होता है। ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन के लिए है। रूरल प्रोस्पेरिटी, ओके, ये भी है। इसी तरह यूरोपियन यूनियन को भी फायदा होगा, उनको इंडिया का मार्केट मिलेगा, 1.4 बिलियन पीपल का मार्केट मिल जाएगा। इनका भी यही है, सप्लाई चेन डी रिस्किंग करना चाहते हैं। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी क्या है कि जो डिपेंडेंस है चाइना के ऊपर सारी कंट्रीज का, क्योंकि चाइना ह्यूज कंट्री है ट्रेड के मामले में, ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम हो सके, बिकॉज चाइना बहुत ज्यादा भरोसेमंद नहीं रहता है। ओके, एक बार चाइना ने लिथियम का सप्लाई ही बंद कर दिया था, तो पूरे के पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम इतना हो गया था लिथियम को लेकर के। लिथियम से आपके आपके फोन की बैटरी, आपकी लैपटॉप एंड ऑल सब कुछ चलता है, इसलिए लैपटॉप के प्राइसेस अचानक बहुत बढ़ गए थे कि बैटरीज को लेकर के। वो सिलिकॉन का भी इसने यूज ये किया था। तो सब डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं चाइना के अलावा। ओके, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी, वही सारी बातें हैं, कॉस्ट सेविंग। ओके, लंबा टॉपिक था हमारा पहला वाला, हम लोग सेकेंड टॉपिक पे मूव करते हैं। इंडिया ने पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल, हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल बनाया, फर्स्ट टाइम। ये टेक्नोलॉजी अभी तक बस यूएसए के पास थी, चाइना के पास थी और रशिया के पास थी। अब इंडिया ने भी इस टेक्नोलॉजी को बना लिया है। क्या, इसको जानेंगे हम लोग। ठीक है, अभी जो 77th रिपब्लिक डे पैरेड था ना, वहां पे हम लोगों ने इसको शोकेस किया था। ठीक है, इंडिजिनस है, मतलब इंडिया ने बनाया। किसने बनाया? डीआरडीओ ने बनाया, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन गवर्नमेंट की एजेंसी है जो कि सारे मिसाइल्स बनाती है और भी बहुत कुछ बनाती हैं ये मेजरली। ठीक है, ओके, डेवलप्ड बाय डीआरडीओ फॉर द इंडियन नेवी। अभी इंडियन नेवी के लिए, फ्यूचर में ये इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, सब कुछ के लिए, सबके लिए बनाने वाले हैं। ठीक है, हाइपरसोनिक क्या होता है? सी, स्पीड, जो मैक स्पीड होता है, जो मिसाइल की स्पीड होती है ना, उसको हम लोग मैक स्पीड में नापते हैं। ठीक है, मैक स्पीड में सबसोनिक होता है, सबसोनिक, ओके, इसके अलावा होता है सुपरसोनिक एंड होता है हाइपरसोनिक। सोनिक क्या है? मतलब साउंड की स्पीड। सबसोनिक जो लेस देन 1 मैक का स्पीड होगा। मैक क्या होता है? साउंड ऑफ स्पीड, साउंड ऑफ स्पीड। तो अगर कोई मिसाइल उस स्पीड पे जा रही है जो 1 टाइम ऑफ द स्पीड ऑफ द साउंड जो है उससे कम पे अगर जा रही है, ठीक है, ऑलमोस्ट माना जाता है शायद 320 किलोमीटर्स पर सेकेंड या कुछ का होता है, ठीक है, तो वो साउंड की स्पीड होती है। अगर इससे कम पे जा रहा है तो उसको सबसोनिक बोलते हैं। सुपरसोनिक इज, अगर कोई मिसाइल 1 to 5 मैक पे जा रहा हो, मतलब 1 to 5 टाइम्स, 1 to 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, 1 to 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। ओके, ठीक है। हाइपरसोनिक क्या होता है? ये अगर कोई मिसाइल 5 to 10 टाइम्स, 5 to 10 टाइम्स, 5 to 10 मैक, 5 to 10 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड पे जा रहा हो। ठीक है, तो इंडिया के पास सुपरसोनिक भी था। ठीक है, अभी इंडिया ने 5 to 10 टाइम्स जो स्पीड ऑफ साउंड है उस स्पीड पे जाने वाली मिसाइल बनाया, इसको हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, रेंज क्या है इस मिसाइल की? 1500 किलोमीटर्स, मतलब ह्यूज रेंज, इसलिए इसका नाम लॉन्ग रेंज है। लॉन्ग रेंज मिसाइल हम लोग कह रहे हैं इसको। बूस्ट ग्लाइड आर्किटेक्चर, इसको हम लोग बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, लो ऑल्टीट्यूड मैन्यूवरेबिलिटी, इसको भी जानेंगे। डिप्लॉयमेंट फ्लेक्सिबिलिटी, डिप्लॉयमेंट फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि अभी जो है आप ये देखो,
ये देखो डिप्लॉयमेंट फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे एक ट्रक है, ट्रक के ऊपर माउंट कर दिया गया इस मिसाइल को, ठीक है। तो ये है कि जो ट्रक है तो ये मूव भी कर सकता है, तो दिस इज अ मोबाइल, दिस कैन मूव, सो दिस इज मोबाइल, ठीक है। तो एक चलते हुए ट्रक के ऊपर, मोबाइल चीज के ऊपर जो है इसको लोड किया गया है, ठीक है। तो इजी मैन्यूवरेबिलिटी भी होगी इसकी, ठीक है। डिप्लॉयमेंट फ्लेक्सिबिलिटी, लैंड बेस्ड, लैंड पे ट्रक होगा, ठीक है। मोबाइल लॉन्चर्स इनिशियली, बाद में शिप बॉर्न, ठीक है, मतलब शिप के भी ऊपर हम लोग इस मिसाइल को रखेंगे, और एयर लॉन्च वेरिएंट्स पे लाया जाएगा, जैसे मैंने बताया था। सिग्निफिकेंस मैं बताया था, इंडिया अलोंगसाइड द यूएस, रशिया एंड चाइना इन हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल कैपेबिलिटी, इंडिया के बाद इन्हीं के पास है, ठीक है। और जो भी वॉरशिप्स है ना, मान लो कि इंडिया का बे ऑफ बंगाल है और अरेबियन से, और वहां से कोई दूसरी कंट्री का एनिमी वॉरशिप आ रहा है, ठीक है। एनिमी का जो वॉर वॉरशिप है, ठीक है, एनिमी वॉरशिप है, तो इसको डिस्ट्रॉय कर देगा ये, इसको वो डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक। ओके, हम लोग जानेंगे हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल क्या होता है, इन सब के बारे में। सी, जो मिसाइल है ना, बेसिकली जो मिसाइल है वो 3 कैटेगरीज की होती हैं, बैलिस्टिक, क्रूज एंड ये जो मिसाइल है, ये जो मिसाइल है ये क्वासाई बैलिस्टिक है। क्या होता है उसको जानेंगे, ठीक है। जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, वो जब फायर होती है, तो वो एक्सो एटमॉस्फेयर में चली जाती है, मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, ऑलमोस्ट 12 to 13 किलोमीटर इक्वेटर के पास है, उसके ऊपर चली जाती है, उससे बहुत ऊपर जाती है, ठीक है। एंड देन वहां से फिर वो जो है वो वापस अपने टारगेट की तरफ आती है। लेट्स सपोज ये टारगेट है, तो यहाँ पे जाएगी, ये लॉन्च साइट है, ठीक है। तो ये एक्सो एटमॉस्फेयर में जाती है, एंड देन वहां से जो है वो, वहां से जो है ये उसके बाद टारगेट पे जाती है। तो यहाँ तक तो इसे पावर की जरूरत होती है, इसे पावर की जरूरत है, और उसके बाद जो है ग्रेविटी के कारण वो खुद ब खुद नीचे आ जाता है, ठीक। एक वो होता है, एक उस तरीके की मिसाइल है। तो जो एक्सो एटमॉस्फेयर में काम करती है उसको हम लोग बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। इसके अलावा एक मिसाइल होती है जो कि ग्राउंड के बहुत क्लोज उड़ती है, बहुत क्लोज, लाइक वो यहाँ से लॉन्च होता है और फिर वो ऐसे मूव करेगा, ठीक है। वो जमीन के, वो ग्राउंड के काफी क्लोज होता है, ठीक है। इसे हम लोग क्रूज मिसाइल कहते हैं, ठीक है। ये क्रूज मिसाइल्स हैं, सबके अपने अपने फायदे हैं, सबके बारे में कभी ना कभी हम लोग जानेंगे, ठीक है। जो अभी हम लोग जिस मिसाइल की बात कर रहे हैं, लॉन्ग रेंज शिप वाली जो मिसाइल है, हाइपरसोनिक जो मिसाइल की बात हो रही है, वो क्वासाई बैलिस्टिक है। क्वासाई मतलब आधा, मतलब वो कुछ देर तो वो एक्सो एटमॉस्फेयर में जाता है, ठीक है। और कैसे जाता है, लेट्स सपोज कि ये हमारा जो है वो जो मिसाइल है, ठीक है, ये हमारा मिसाइल है, इसमें 2 बूस्टर्स लगाए गए हैं, बूस्टर्स हैं, ठीक है। ये दोनों बूस्टर्स किस तरीके के हैं, दोनों बूस्टर सॉलिड फ्यूल से चलने वाले, सॉलिड फ्यूल से। तो ये सॉलिड फ्यूल जब चलता है, जब ये इग्नाइट होता है, तो ये इसको बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री में ला करके रख देता है। मैं थोड़ा रब कर लेता हूं, यस, ओके। तो ये बूस्टर्स की मदद से ये जो है आपको यहाँ पे बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री में ला देता है। उसके बाद ये बूस्टर्स इससे सेपरेट हो जाते हैं, यहाँ पे आकर के आप देखो, ये बूस्टर्स, जो 2 बूस्टर्स हैं वो सेपरेट हो गए। उसके बाद ये मैन्यूवर करता है, ठीक है। अब ये ग्लाइड करता है, ग्लाइड आप समझते हो, जैसे आपने एरोप्लेन बचपन में कागज वाला उड़ाया होगा, तो जब वो गिरता है तो वो कैसे ग्लाइड करता हुआ, तैरता हुआ, वो हवा में तैरता हुआ जाता है, ठीक है, जैसे एरोप्लेन्स हैं, ठीक है, उस तरीके का। फिर ये ग्लाइड करता है, इसीलिए क्वासाई बैलिस्टिक है, क्योंकि यहाँ तक तो पावर दिया गया ताकि इसको यहाँ तक लाया जा सके, और ये पावर सॉलिड फ्यूल से दिया गया। ये सॉलिड फ्यूल इतना पावर देता है इसको कि ये हाइपरसोनिक स्पीड्स पे पहुंचा देता है, जो हमारा मिसाइल है उसको हाइपरसोनिक स्पीड में पहुंचा देता है, 5 to 10 मैक पे पहुंचा देता है, ठीक है। एंड देन उसका जो फ्यूल है वो खत्म हो जाता है। फ्यूल खत्म होने के बाद जो मिसाइल है हमारा, वो ग्लाइड करता हुआ, तैरता हुआ, हवा में तैरता हुआ टारगेट की तरफ गिरता है, मैन्यूवर करता है वो बीच में। अब ये इस तरीके के ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता है जब वो सेकेंड फेज में आता है, ठीक है। तो इससे रडार जो है, रडार को डिफिकल्ट होता है इसको ट्रैक करने में, कि मान लो यहाँ एक रडार है, वो देख रहा है कि इसका पोजीशन ये है, ठीक है। फिर वो कभी नीचे हो रहा है, कभी ऊपर हो रहा है, कभी राइट वेज शिफ्ट हो रहा है, कभी लेफ्ट वेज शिफ्ट हो रहा है, ग्लाइड करता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो इससे मिसाइल को डिटेक्ट करने में परेशानी होती है एनिमी को, जो कि फायदा है, ओके। तो ये होता है, मैंने बताया आपको कि बैलिस्टिक, ये बैलिस्टिक है पाथ, ओके।
एंड दिस इज क्रूज का पाथ जो कि ग्राउंड के बहुत क्लोज होता है, और एक बीच का होता है कि थोड़ा सा बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री में गए और उसके बाद ग्लाइड करते हुए। सो दिस व्हीकल जो अभी जो मिसाइल की बात हो रही है ना, ठीक है, ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल है। ये जो है हाइपरसोनिक, हाइपरसोनिक मैंने बताया 5 to 10 मैक की स्पीड पकड़ता है वो अपवर्ड फेज में, और जब अपवर्ड फेज से वापस अपने टारगेट की तरफ मूव करता है, जब उसका फ्यूल खत्म हो जाता है तब वो ग्लाइड करता है इस फेज में, ठीक है, इस तरीके का है। इस कैरी टू हाई ऑल्टीट्यूड बाय अ रॉकेट, जो मैंने बताया 2 रॉकेट्स लगे होते हैं, 2 रॉकेट्स होते हैं, इसमें जो फ्यूल होता है वो सॉलिड फ्यूल होता है, ठीक है, इस तरीके का है। आफ्टर विच इट सेपरेट्स एंड ग्लाइड्स थ्रू द एटमॉस्फेयर, जो मैंने बताया वाइल मैन्यूवरिंग एट स्पीड्स एवर 5 मैक, जो हाइपरसोनिक का कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, सो दिस वाज द न्यूज़। ओके, लास्ट एक छोटा बहुत छोटा टॉपिक है कि अभी जो जो हम लोगों ने पहला टॉपिक किया ना कि 16th इंडिया यू सबमिट हुआ है, ठीक है, तो उसमें जो मेजर 2 चीज हुए, एक तो एफटीए साइन हुआ जो हम लोगों ने पहला टॉपिक देखा, एंड सेकंड ये यूरो, इसके ऊपर ये एक्चुअल में ये एग्रीमेंट पहले से है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में, ठीक है, इसको रीअफर्म किया गया है, वापस से इसमें कमिटमेंट के बारे में बात की गई है कि उसके ऊपर वापस से ध्यान दिया जा सके, ठीक है। तो क्या होता है, इसलिए हम लोग बहुत ही ब्रीफली इसको देखेंगे। ईयू इंडिया कमिट कोलैबोरेशन ऑन पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर पावर। न्यूक्लियर पावर देखो, जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है, मान लो कि आप यूरेनियम 235 है, ये एक न्यूक्लियर मटेरियल है, ठीक है, एटम है यूरेनियम 235। अगर आप इसका एनरिचमेंट जो है मान लो 90% से ऊपर कर देते हो, ठीक है, तो ये फिर जो है आप समझो कि फिर जो इसका यूज है ना वो न्यूक्लियर मिसाइल्स में हो जाएगा, विच इज वेरी डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। हम लोग जानते हैं हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर अटैक हुआ था। ये सेम मटेरियल को अगर अगर बिल्कुल मान लो कि आप 20% के एनरिचमेंट पे काम करवा रहे हो, ठीक है, या उससे भी कम, ठीक है, तो जो है ये पावर के लिए यूज किया जाता है, न्यूक्लियर पावर, पावर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इसीलिए ये हमेशा एक डायलेमा बना हुआ होता है कि जो न्यूक्लियर है उसका यूज दोनों तरीके से हो सकता है। दिस इज प्राइमरली द रीजन कि इंडिया सॉरी यूएसए जो है वो ईरान के ऊपर जो है वो सैंक्शन लगाता रहता है। यूएस कहता है कि ईरान जो है न्यूक्लियर एनर्जी नहीं, वो न्यूक्लियर मिसाइल के लिए जो है यूरेनियम्स का या फिर और न्यूक्लियर एटम्स का जो एनरिचमेंट है वो बहुत ज़्यादा कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस करना चाह रहा है, वो प्रोड्यूस करना चाह रहा है इससे न्यूक्लियर मिसाइल्स, ठीक है। ऐसा यूएसए का कहना है, सच और झूठ हम उस पर नहीं जा रहे हैं। ओके, तो मैंने जैसे बताया 16th इंडिया ईयू समिट न्यू दिल्ली में हुआ, और उसमें ये चीज़ के ऊपर वापस से बात हुई है, ठीक है, कि पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी का मतलब कि न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाओ, बॉम्ब मत बनाओ। ओके, इलेक्ट्रिसिटी बनाओ, बॉम्ब मत बनाओ न्यूक्लियर का। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम लोग आईआर में कभी पढ़ेंगे न्यूक्लियर के टॉपिक को पढ़ेंगे तो सब चीज़ इसको डीप में देखेंगे, ठीक है। थोड़ा सा जान लेते हैं, इंडिया और यूरोएटम का अग्रीमेंट हुआ। यूरोएटम क्या है? यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी, ठीक है। जैसे कि ईयू है ना, ईयू क्या है मैंने बताया था, ये एक इकोनॉमिक कम्युनिटी है कि जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज है उसके ऊपर इनका एक मत होता है, दे कंसेंसस होता है, ठीक है। इसी तरीके से यूरोएटम क्या है, आप सेम चीज समझ लो कि कम्युनिटी है जो कि एटॉमिक एनर्जी में, एटॉमिक एनर्जी के ऊपर क्या पॉलिसीज होंगी इनका कंसेंसस होता है, ठीक। ये इस तरीके की कम्युनिटी है। किससे बनी थी? ट्रीटी ऑफ रोम 1957 से बनी थी। पीसफुल यूज इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। प्रिवेंट्स डाइवर्जन ऑफ सिविल न्यूक्लियर मटेरियल, जो मैंने बताया कि जो सिविल न्यूक्लियर मटेरियल है, सिविल न्यूक्लियर मतलब कि जो न्यूक्लियर मटेरियल उसका सिविल यूज हो रहा हो, सिविल यूज हो रहा है एज इन एनर्जी के लिए यूज हो रहा हो, ठीक है, तो इसका डाइवर्जन ना हो, डाइवर्जन एज इन कि इस मटेरियल का यूज जो है बॉम्ब मेकिंग के लिए नहीं हो, न्यूक्लियर बॉम्ब मेकिंग के लिए नहीं हो, तो इसको तो प्रिवेंट करना पड़ेगा। तो इसके बारे में वापस बात हुई है। जो मैंने बोला कि ये अग्रीमेंट एक्चुअल में पहले से था, 2020 से ही है। इंडिया एंड ईयू आर&डी अग्रीमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अग्रीमेंट ऑन द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी विथ यूरा एटम इन जुलाई 2020। और इंडिया जो है एक यूरोप की एक न्यूक्लियर एनर्जी की एजेंसी है, जैसे हमारे पास इंडिया में बार्क है, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है इंडिया में, ठीक है। तो उसी तरीके से जो यूरोप का है जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया का बार्क जैसा है, तो यूरोप में क्या है, सर्न है वो। ओके ओके, तो नथिंग एल्स, थैंक यू। होप कि आपको मज़ा आया होगा। कीप लर्निंग और बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। ओके, थैंक यू।